हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार पुनः स्वागत है फिजिक्स की क्लास में। ठीक है, हम बात कर रहे थे विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण का सिद्धांत। मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया। ठीक है, अब हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव की। किसकी बात करेंगे? विद्युत द्विध्रुव की, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे। तो हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? सुनो भाई, इसके बारे में सुनो। देखो, दो आवेश हैं, समान परिमाण के हैं। एक है Q, ठीक है, और एक है दूसरा भी कितना है Q। ठीक है, दो आवेश हैं, समान परिमाण के हैं, लेकिन प्रकृति कैसी है? विपरीत है। कैसी प्रकृति है? विपरीत है। ठीक है, और अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, 2a दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? 2a दूरी पर रखे हुए हैं। तो ये जो आवेशों का युग्म बना है, ये क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव। ध्यान से देखें भैया, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि समान प्रकृति, समान परिमाण के, इसका भी परिमाण Q है आवेश का, इसका भी परिमाण कितना है Q। समान परिमाण के आवेश और विपरीत प्रकृति, समान परिमाण और प्रकृति कैसी है? विपरीत। इसकी प्लस Q है, इसकी कितनी है? माइनस Q है। ठीक है, तो प्रकृति समान परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत आवेश यदि अनंत से लाके उनको अल्प दूरी पर रख दिया जाए, ठीक है, बहुत कम दूरी पर रख दिया जाए, तो ऐसा जो निकाय बनेगा, ऐसा जो युग्म बनेगा, वो क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। समझ में आई बात? इन दोनों आवेशों का मध्य बिंदु ये है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, ये कहलाती है द्विध्रुव का अक्ष। क्या कहलाती है? द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है। समझ में आई बात? इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? द्विध्रुव का अक्ष कहलाएगी। क्या कहलाएगी? द्विध्रुव का अक्ष। ठीक है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ में आई बात? ठीक है, और ये इसका मध्य बिंदु पर अक्ष रेखा के लंबवत जो रेखा है, ये कहलाएगी निरक्ष। क्या कहलाएगी? द्विध्रुव का निरक्ष। समझ में आई बात? ठीक है, तो ध्यान से सुनो भैया, जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी पर रख दिया जाए, तो जो युग्म बनेगा, ये युग्म क्या कहलाएगा? ये युग्म कहलाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव का अक्ष और केंद्र पर अक्ष रेखा के जो लंबवत रेखा होती है, वो क्या कहलाती है? द्विध्रुव का निरक्ष कहलाती है। समझ में नहीं बात? क्या कहलाती है? द्विध्रुव का निरक्ष कहलाती है। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे विद्युत द्विध्रुव। क्या डालेंगे हेडिंग? विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, हाँ, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। हाँ भैया, हेडिंग डालेंगे विद्युत द्विध्रुव। तो लिखो, ऐसे दो आवेश जिनके परिमाण समान तथा प्रकृति विपरीत होती है। ऐसे दो आवेश जिनका परिमाण समान तथा प्रकृति विपरीत होती है और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसा युग्म विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसा युग्म विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ऐसा युग्म विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है,
तो मैंने जैसे बनाया यहाँ दो आवेश लिए, यहाँ प्लस क्यू, ये बिंदु डाल दिया, यहाँ माइनस क्यू, ये बी बिंदु डाल दिया, दूरी ले ली 2a, तो ये क्या बन जाएगा, एक विद्युत द्विध्रुव बन जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो नीचे देखो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव का, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है। विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है तथा केंद्र पर अक्ष रेखा के लंबवत रेखा, तथा केंद्र पर अक्ष रेखा के लंबवत रेखा, तथा केंद्र पर अक्ष रेखा के लंबवत रेखा विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष कहलाती है। विद्युत द्विध्रुव क्या कहलाती है? निरक्ष कहलाती है। निरक्ष कहलाती है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव का क्या कहलाती है? निरक्ष कहलाती है। ये बनाओ फटाफट भैया, ये बनाओ, जल्दी बनाओ। जल्दी बनाओ इसको। आगे बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहते हैं इसे? इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क्यूब। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क्यूब। इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क्यूब। समझ में आई बात? ठीक है, तो देखो भाई इसकी बात कर लेते हैं। हाँ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? किसी भी एक विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण। समझ में नहीं बात? विद्युत द्विध्रुव के, हाँ, विद्युत द्विध्रुव के, ये कोई विद्युत द्विध्रुव है, इसके किसी भी एक आवेश का परिमाण। तो आप नीचे हेडिंग डाल देना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किसी भी एक विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण। ठीक है, तो भैया ऐसे P से व्यक्त करते हैं। पहली बात किससे व्यक्त करते हैं? P से व्यक्त करते हैं। कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। तो किसी भी एक आवेश का परिमाण ले लो। क्या ले लेंगे? किसी भी एक आवेश का परिमाण और उनके मध्य की दूरी का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ध्यान से सुनो भैया। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है? क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण और उनके मध्य की दूरी, आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल कहलाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो देखो भैया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखो विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण, विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण, किसी भी एक आवेश का परिमाण और आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को, और आवेशों के मध्य की दूरी, आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं? P से व्यक्त करते हैं। नीचे विस्तार करेंगे।
यह एक सदिश राशि, यह एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि है। इसका परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है। ये तो दोबारा बनाना है और ये फॉर्मूला लिखना है Q इंटू 2A। किसी भी कोई सा भी ये काम है और क्या लेना है? परिमाण। प्रकृति नहीं लेनी है, प्रकृति बेटाओ नहीं लेनी है, केवल परिमाण लिया और उनके मध्य की दूरी को क्या कर दिया? गुणनफल कर दिया। समझ में आई बात? कैसी राशि? सदिश राशि को फटाफट लिखो। यह एक कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। ये कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। हाँ, मात्रक देखो, ये इसके मात्रक देख लो। इसके मात्रक इसका क्या होता है? एसआई पद्धति में देख लेते हैं पहले। एसआई पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा, एक तो हो जाएगा इसका कौन सा मात्रक? कूलाम इंटू मीटर। आवेश का कूलाम, दूरी का मीटर, तो कूलाम इंटू में मीटर। ठीक है। और एक आवेश इसका एक मात्रक होता है इसका डिवाई। क्या होता है? डिवाई। समझ में बात? और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है, सीजीएस में स्टेट कूलाम इंटू में सेंटीमीटर। समझ में बात? ठीक है। ये इसके मात्रक होते हैं। एक डिवाई बराबर में 3.3 गुणा 10 की घात -30 कूलाम इंटू मीटर। समझ में बात? एक डिवाई में 3.3 गुणा 10 की घात -30 कूलाम इंटू में मीटर होते हैं। समझ में बात? तो मात्रक उतारेंगे भैया। और एक डिवाई में कितने कूलाम इंटू मीटर? 3.3 गुणा 10 की घात -30 कूलाम इंटू में मीटर। समझ में बात? एक डिवाई बराबर 3.3 गुणा 10 की घात -30 कूलाम इंटू में मीटर होते हैं। हाँ, एक स्टार लगा के लिखेंगे भैया। क्या लिखेंगे? कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा -q से +q आवेश की ओर होगी। किसकी ओर? -q आवेश से। तो देखो इसकी दिशा, किसकी? यानी P की दिशा -q आवेश से +q आवेश की ओर होती है। समझ में आई बात? ठीक है। +q P की दिशा -q आवेश से +q आवेश की ओर होती है। फटाफट लिखो, जल्दी लिखो भैया, इसको जल्दी लिखो। हाँ, नीचे लिखो, यदि आवेशों के मध्य की दूरी, अगला स्टार लगाएंगे ना, ठीक है, अगला स्टार लगाएंगे। और यदि आवेशों के मध्य की दूरी यदि आवेशों के मध्य की दूरी अति अल्प है, यदि आवेशों के मध्य की दूरी अति अल्प है, तो ऐसा युग्म आदर्श विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यदि आवेशों के मध्य की दूरी अति अल्प है, तो ऐसा युग्म आदर्श विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, लिया होगा सबने। आगे हम बात कर लेते हैं
अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है अपना, नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के की अक्षीय रेखा पर या अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर, ठीक है, अक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक विद्युत द्विध्रुव। अब अक्षीय रेखा तो आप जानते ही हैं, दोनों आवेशों, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा होती है, वो कौन सी होती है? अक्षीय रेखा। तो मैंने ये बनाया एक विद्युत द्विध्रुव, क्या बना लिया? एक विद्युत द्विध्रुव, ये बन गया माइनस क्यू और प्लस, कोई दिक्कत है? यहाँ आ जाएगा माइनस क्यू ले लिया मैंने और यहाँ प्लस क्यू, और दूरी ले ली, इनके मध्य की दूरी ले ली मैंने, ये मध्य बिंदु हुआ O, यहाँ दे दिया A कम और यहाँ दे दिया मैंने B, ठीक है, और दूरी हुई 2A, कितनी हुई? 2A। समझ में ये बात? ये कोई विद्युत द्विध्रुव हुआ, ठीक है। इसकी अक्षीय रेखा पर क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं क्या करता हूं कि यहां से मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु ले लेता हूं। तो मध्य बिंदु द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर मैंने एक यहाँ बिंदु ले लिया P। कौन सा ले लिया? कितनी दूरी पर ले लिया? r दूरी पर ले लिया r। समझ में आई बात? ठीक है, यहाँ मैंने ले लिया r दूरी पर ले लिया बिंदु P। तो ये मैंने ले लिया बिंदु, समझ में आई बात? ठीक है, तो मैंने बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब सुनो, मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने एक विद्युत द्विध्रुव लिया, A भी एक विद्युत द्विध्रुव है, A पर माइनस क्यू आवेश प्लस और B पर प्लस क्यू आवेश, ठीक है। अब बिंदु P पर में विद्युत अक्षीय रेखा, इस अक्षीय रेखा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या होगी? अक्षीय रेखा। तो मैंने मध्य बिंदु द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय रेखा पर एक बिंदु P स्थित है। कौन सा बिंदु? P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। अब ये दोनों आवेश अपना अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, आपको पता है, ठीक है। अच्छा, जो प्लस क्यू आवेश है उसने अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया E1 वेक्टर। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, बाहर की ओर दिशा कमाएं OP की ओर। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस क्यू आवेश से बाहर की ओर निकलेंगी, इसलिए दिशा आ गई बाहर की ओर। अब माइनस क्यू आवेश भी अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, माइनस क्यू आवेश। तो बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश ने अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया E2, और माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो प्रवेश करती हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है विद्युत क्षेत्र दिशा होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस क्यू आवेश से बाहर निकलेंगी, तो ऐसे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा बिंदु P पर बाहर की ओर, और यहाँ अंदर प्रवेश करेंगी माइनस में। तो यहाँ माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो अंदर की ओर होगा, इसलिए E2 मैंने E2 की दिशा कहा लिया अंदर की ओर। समझ में आई बात? ठीक है, तो अब हम दूरी देख लेते हैं बिंदु P की। बिंदु P की दूरी आपको पता है यहाँ से कितनी है?
ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी देखो पूरी r और ये a प्लस a 2a है, तो यहाँ तक की दूरी कितनी हुई r माइनस में a, यहाँ तक की दूरी हुई r माइनस में, समझ में नहीं हुआ, r माइनस में a, यहाँ तक की दूरी हुई। अब यहाँ तक की दूरी कितनी, यहाँ तक r और माइनस q से दूरी देखें तो r प्लस में a, ये दूरी कितनी है a, तो यहाँ तक की दूरी हुई r प्लस में। तो ये आप डायग्राम बनाओ पहले फटाफट, जल्दी जल्दी आप डायग्राम बनाओ। जल्दी आप फटाफट डायग्राम बनाओ। हाँ बना ली होगा, एक बार दोबारा देखो। तुम्हें ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है। अक्षीय रेखा बिंदु द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय रेखा पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब सुनो भैया, ये प्लस क्यू आवेश अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इसने उत्पन्न कर दिया E1। दिशा बाहर की ओर क्यों ली है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस क्यू आवेश से बाहर निकलती हैं, इसलिए दिशा बाहर की ओर उत्पन्न होगी, OP के अंदिश होगी, O से P की ओर या OP के अंदिश, ठीक है। और माइनस क्यू आवेश अपना स्वयं का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा इस पे, जिसकी दिशा होगी E2 उत्पन्न किया, जिसकी दिशा होगी अंदर की ओर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं माइनस क्यू आवेश को क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। समझ में आई बात। तो ये दूरी कितनी हुई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो कितनी हुई, यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी कितनी है, देखो ये दूरी पूरी दूरी r है, ये a है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r माइनस a, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई, यहाँ तक r प्लस में a, तो r प्लस में a। समझ में आई बात, ठीक है। तो देखो इसमें चित्र अनुसार a भी एक विद्युत द्विध्रुव है, चित्र अनुसार a भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश क्रमशः माइनस q तथा प्लस q है। चित्र अनुसार a भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश क्रमशः माइनस q तथा प्लस q है। इन आवेशों के बीच की दूरी 2a है, इन आवेशों के बीच की दूरी 2a है, इन आवेशों के बीच की दूरी 2a है। विद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से, विद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, विद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा पर एक बिंदु P स्थित है, एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर माइनस प्लस Q तथा माइनस Q, बिंदु P पर प्लस Q तथा माइनस Q आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्रमशः, बिंदु P पर प्लस Q तथा माइनस Q आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्रमशः E1, E2 वेक्टर है, E1 वेक्टर, E2 वेक्टर है, या E1, E2 ऐसे लेना, E1, E2 है, E1, E2 है। 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 E1, E2 है।
E1, E2 है। E1, E2 है। हाँ तो देखो अपना अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, प्लस क्यू आवेश अपना करेगा E1। तो देखो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या तो आप सदिश रूप में लेना या सदिश रूप में मत लेना। कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है E। विद्युत क्षेत्र कितना होता है P बराबर में KQ/में r²। याद करो भैया, याद करो फटाफट। एक बिंदु आवेश का प्लस Q के कारण कितना उत्पन्न होगा KQ/में r²। यहाँ आ जाएगा E1 बराबर में KQ, दूरी कितनी है r-a, तो r-a का स्क्वायर। दिशा लिख देंगे OP के अनुदिश, OP के अनुदिश। समझ में हुआ? OP के अनुदिश। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ठीक है, ये क्या है प्लस में है। ठीक है, आगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कितना E2 बराबर में माइनस KQ, माइनस क्यू आवेश का भैया R, दूरी कितनी है R प्लस में A, R प्लस में A का स्क्वायर। दिशा कैसे लिखेंगे PO के या PA के अनुदिश। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे OP के अनुदिश, O से P की ओर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे PA के अनुदिश। कोई दिक्कत? ठीक है, अब माइनस आ रहा है यहाँ, तो माइनस के लिए यहाँ क्या लगा देंगे मोड़ लगा देंगे। क्या लगा देंगे मोड़। बना तो बना लेंगे इसको, यहाँ मोड़ लगा दूं मैं, यहाँ इसको मैंने मोड़ लगा दिया। क्या लगा दिया मैंने यहाँ मोड़ लगा दिया। मोड़ इसको क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा। क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा। मोड़ हटेगा तो ये संख्या क्या आ जाएगी पॉजिटिव आ जाएगी। यहाँ मैंने क्या लगा दिया मोड़ लगा दिया। ठीक है, तो समीकरण नंबर इसको आप दे सकते हैं समीकरण नंबर 1। इसको समीकरण नंबर दे दो, समीकरण नंबर, समीकरण 1 और 2 तक आप फटाफट उतारो। समीकरण 1 और 2 उतारो। फिर मैं चित्र को मिटाऊंगा जल्दी। हाँ, ये उतार लिया होगा तुमने। अब देखो बिंदु P पर हम परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। देखो E1 ज्यादा होगा या E2? अच्छा, जो आवेश बिंदु P के पास होगा वो अपना ज्यादा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और जो आवेश बिंदु P से दूर होगा फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग की क्या होती है व्युत्क्रमानुपात। जैसे दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी कम होती जाएगी। तो जो पास होगा आवेश उसका विद्युत क्षेत्र क्या होगा अधिक। तो पास कौन है प्लस क्यू आवेश, और प्लस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र कितना E1, तो ये अधिक होगा, और माइनस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र क्या होगा कम होगा। ठीक है, तो परिणामी कैसे निकालेंगे अधिक में से कम को घटाएंगे। ठीक है, तो अधिक में से क्या किसको घटा देंगे कम को घटा देंगे। तो अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर परिणामी
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोष्टक में देना E1 ग्रेटर देन है E2 से मैंने बता ही दिया है, तो यहाँ कितना आ जाएगा परिणामी क्षेत्र E बराबर में E1 माइनस में E2। समीकरण नंबर 3, समीकरण 1 व 2 से मान 3 में रखने पर 3 में रख देंगे मान, तो समीकरण 1 और 2 से मान E1 और E2 रख देंगे, 3 में रख देंगे। समझ में आई बात? अच्छा एक स्टेप बढ़ा लेना, पॉजिटिव आ जाएगा तो यहाँ E2 लिख लेना। E2 बराबर में KQ बटे R प्लस में A का स्क्वायर। ठीक है, समीकरण में इसको ना करके इसको डाल देना 2। ठीक है, क्योंकि ये धनात्मक हो जाएगा ना, मोड़ लगाएंगे। ठीक है, यहाँ मान रखा E बराबर में KQ अपॉन में R माइनस A का स्क्वायर माइनस, ठीक है, KQ बटे में R प्लस में A का स्क्वायर। ठीक है, ये उतारो, ये फटाफट जल्दी। हाँ जल्दी उतारो फटाफट। तो देखो लघुत्तम आ रहा है R माइनस A का होल स्क्वायर और R प्लस A का होल स्क्वायर। लघुत्तम लेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे। देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, E बराबर KQ को कॉमन ले लिया मैंने दोनों से, तो KQ को तो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ लघुत्तम लिया, यहाँ लघुत्तम आ गया R माइनस A का होल स्क्वायर और R प्लस में A का होल स्क्वायर। यहाँ जब भाग देंगे, इसका भाग देंगे इसमें, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा R प्लस में A का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस में R माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, समझ में नहीं बात? ठीक है, होल स्क्वायर को खोल लेंगे भैया, होल स्क्वायर को खोल लेंगे। ठीक है, A प्लस बी A माइनस बी, यहाँ देखो E बराबर में, यहाँ देखो इसको खोला मैंने, इसको मैंने खोला A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में 2A AB, और देखो यहाँ खोला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो देखो माइनस आ रहा है यहाँ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB आता है, लेकिन माइनस आगे लगाओ, सब माइनस के होंगे, तो माइनस का R स्क्वायर माइनस के A स्क्वायर प्लस में 2AR। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। नीचे देखो A माइनस बी A प्लस बी स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा बताओ, A माइनस बी A प्लस बी क्या होता है, A स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में नहीं बात? ठीक है, जब ऐसे लगा हुआ है तो देखो स्क्वायर को एक बार छोड़ दो, तो A प्लस बी A माइनस बी बन रहा है, और A प्लस बी A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर। समझ में नहीं बात? ठीक है, ये A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ देखो ये कट गया, R स्क्वायर से A स्क्वायर से स्क्वायर, यहाँ 2AR कितने 4AR, तो E बराबर में 4AR बटे में R स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप उतारेंगे फटाफट।
हाँ देखो, अब मैं एक कंडीशन मान लेता हूं, यदि जो दूरी ए है, ए लेस देन आर की तुलना में ए बहुत कम है, आर की तुलना में ए बहुत कम है, तो मैं ए स्क्वायर को लगभग क्या मान लूंगा, जीरो क्या मान लूंगा, जीरो। जब मैं मानूंगा, अच्छा यहाँ सबके आगे के क्यू आ रहा है बाहर, के क्यू, और यहाँ भी कितना आ रहा है, के क्यू चल रहा है बाहर। अच्छा तो यहाँ आ जाएगा कितना, के क्यू, और यहाँ मैंने 4AR। अब मैंने क्या किया था कि ए स्क्वायर, ए की तुलना में, आर की तुलना में बहुत छोटा है, तो मैंने तुलना कर दी, तो ए स्क्वायर क्या मान लिया, नगण्य मान लिया। स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे, जब ये पहले से बहुत छोटा है तो इसका स्क्वायर और भी छोटा होगा, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, नगण्य मान लेंगे इसको, आर 2 की घात नहीं आ जाएगी, 4 हो जाएगी, आर की घात 4, एक आर से आर कट जाएगा, तो ई बराबर में के क्यू, और यहाँ आ जाएगा 4A अपॉन में आर क्यू। समझ में इस बात, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। आगे जब इसको हल करेंगे, ये आपने उतार दिया होगा, आगे जब इसको हल करेंगे बेटाओ, तो देखो आगे किस प्रकार से हल करेंगे इसको, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, मैंने E बराबर 2K, Q डॉट में 2A अपॉन में R Q। कोई दिक्कत है क्या, मैंने 4 को तोड़ दिया, 2 और 2, 4, Q है ये, K है ये, A है, लेकिन आप जानते हो यहाँ Q डॉट में 2A क्या होता है, P, क्या होता है, P, तो यहाँ E बराबर में क्या आ जाएगा, 2KP अपॉन में R Q, ये आ जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सदिश रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखो सदिश रूप में, सदिश रूप में आप लिख ही सकते हो, इसको नहीं लिख सकते, सदिश रूप में लिख लेंगे। हाँ, सदिश रूप में E वेक्टर बराबर में 2K P वेक्टर अपॉन में RQ और P कैप, ये किसमें आ जाएगा, सदिश रूप में। ये सदिश राशि है, ये सदिश राशि है, कांस्टेंट है बाकी के, तो ये समीकरण नंबर डाल देंगे इसको 5, समीकरण नंबर 5। देखो, अब देखो K और P क्या है, कांस्टेंट, दो भी क्या है, कांस्टेंट। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर, कहां पर आई है, अक्ष पर, कहां पर आई है, अक्ष पर, दूरी के घन के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। If K and P will be constant, यदि K और P कांस्टेंट है तो E व्युत्क्रमानुपाती 1 में RQ। समझ में आई बात, ये आ जाएगा, ये फटाफट करो जल्दी। देखो, अतः समीकरण 4 से स्पष्ट है कि, अतः समीकरण 4 से स्पष्ट है कि द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर, अतः समीकरण 4 से स्पष्ट है कि द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
दूरी के घन के व्यक्तिमानुपाती होती है। दूरी के घन के व्यक्तिमानुपाती होती है। ये बना लेंगे आप ग्राफ, समझ में नहीं बात, ये आप ग्राफ बना लेंगे। आगे हम कराएंगे, अगले लेक्चर में कराएंगे, अगले पीरियड में आपकी जो क्लास लगेगी उसमें कराएंगे निरक्ष पर। किस पर कराएंगे? निरक्ष पर कराएंगे। तो अक्ष पर आपको समझ में आई होगी। अब बात करेंगे निरक्ष की, तो निरक्ष की बात करेंगे अगली क्लास, ठीक है? समझ में आई बात?